जैसा कि हम लोगों ने, आपने, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, वो सभी इसके पहले टॉपिक में, इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है। उसके बाद आपने देखा अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। उसके बाद आपने देखा परावर्तक तल क्या है। उसके बाद आपने देखा कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। इन सभी बातों में आपने देखा। उसके बाद आपने गोलीय दर्पण के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनके नियम के बारे में जानना। इसके पहले की वीडियो में आपने जाना कि गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम के बारे में जाना कि क्या होते हैं नियम। अब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानेंगे वो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आपका टॉपिक है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। क्या है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये भी मतलब कि ये अवतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, अगर ये बात आप नहीं पता है, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, तो जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये आपकी समझ में नहीं आ सकती। यदि आपको इसके बारे में अच्छे समझना है और गहराई से जानना इसे, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद दर्पण कितने प्रकार का होता है, जैसे कि समतल दर्पण आपने जाना, जो समतल होता है, प्लेन होता है। उसके बाद आपने जाना गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। आप अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको भी आपने जाना। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण कोई कांच का एक खोखला गोला होता है, जैसे कि गेंद। क्या? कोई कांच का एक खोखला गोला होता है जैसे कि गेंद। उसको आधा आधा हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, दो भाग में बराबर डिवाइड कर देते हैं। तो उसके एक भाग को लाल पेंट ऑक्साइड से या चांदी से कलर कर देते हैं एक सतह को। तो जब कलर कर देते हैं तो उसकी दूसरी वाली सतह होती है, वो क्या होती है, प्रकाश को परावर्तित करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। जैसा कि आपने जाना कि उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है। अभी कोई कांच का एक काटा गया खोखला गोला है, क्या है, खोखला गोला है। अब इसका जो ये उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग है, ये उत्तल दर्पण है, और जो दबा हुआ भाग है ये अवतल दर्पण है। यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है, और यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है ये अवतल दर्पण कहलाता है। और ये जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुवी कहते हैं। ध्रुवी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसा कि ऐसे आपने देखा होगा इस तरह से बना हुआ है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और आपने कहा जब कोई प्रकाश किरण अगर ये मान लेते हैं ये उत्तल दर्पण है, क्या है,
ये उत्तल दर्पण है। आपने जो पढ़ा इसके पहले वाली वीडियो में, इसी को हम थोड़ा बताते हैं कि हमारे से क्या है, ये मान के रखते हैं ये उत्तल दर्पण है। जब कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चल करके आती है और दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुवति किसे कहते हैं, किरण क्या होती है, आपने इन सभी चीजों के बारे में आपने जान लिया। तो हमने क्या कहा कि जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसको जानने के लिए इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अवतल दर्पण क्या है, ये क्या है, ये अवतल नहीं, ये जबकि क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। और प्रतिबिंब क्या है, पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उसके बाद प्रतिबिंब क्या है। तो क्या होता है अवतल दर्पण, देखिए जब प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के दबे हुए तल से होता है तो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण के इसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको ध्रुवति बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ ये जो रेखा खींची गई जो क्या बोलते हैं, मुख्य से बोलते हैं। आपने यही समझा है इसके बारे में इसके पहले। तो आपने जान लिया कि अवतल दर्पण क्या होता है। और आपने इसके सबसे पहले टॉपिक क्या था, जैसे कोई समतल दर्पण हो, क्या हो, कोई समतल दर्पण ऐसे है, तो इधर क्या होता है, ये पेंट किया होता है, लाल पेंट ऑक्साइड से या फिर चांदी के कलर से पेंट किया गया होता है। क्या होता है, लेप किया गया होता है। जब इसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो सेम इसी का क्या होता है, इसी का सीधा और आभासी यहाँ पे प्रतिबिंब इसमें दिखता है। जैसे हम देखते हैं कोई कांच अर्थात कोई शीशा हो, ग्लास हो, उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा सेम प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तस्वीर दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। जो यहाँ पर वस्तु होती है, वस्तु इसी की छाया से पड़ती है, इसमें समतल दर्पण से पड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो आपने जान लिया प्रतिबिंब में क्या होता है, ये बात आपने जान लिया। और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये भी जान लिया। अवतल दर्पण क्या होता है, ये भी जान लिया आपने। तो अवतल दर्पण क्या होता है, आप पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा, मतलब कि इसी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब इसमें छाया उत्पन्न होती है, किस जगह पे कैसे क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, क्या वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु है, जैसे मान लो कोई वस्तु अनंत पर रखी है, मुझे पता नहीं है कहां पर रखी है, क्या है, अनंत पर ऐसे कोई वस्तु रखी है।
इसके पहले अभी आपने अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम आपने पढ़े थे। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, इसके बारे में आपने जाना था। तो आइए उन नियम के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मतलब वस्तु किसी टॉपिक पे न रख करके बहुत दूर रखी है। कहां पर? अनंत पर रखी है। क्या है? वस्तु बहुत ही दूर अनंत पर रखी है। तो जब अनंत पे जो वस्तु रखी गई है वहां से चलने वाली किरणें क्या है? वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, जब वह मतलब जो प्रकाश किरण है अगर फोकस से होकर के दर्पण पर जाकर के आपतित होती है अर्थात पड़ती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम सबसे पहले आपने पढ़ा था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावृत होने के बाद मुख्य फोकस एक्स से होकर जाती है। और सेम इसी का उल्टा आपने पढ़ा था कि मुख्य फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद अर्थात दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप देखिए ये अनंत पर रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है जो कि फोकस से होकर के ये आ रही है और यहाँ दर्पण ई पर क्या होती है? टकराती है। और टकराने के पश्चात क्या होती है? ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वक्रता केंद्र सी से होकर वाली प्रकाश किरण, क्या वक्रता केंद्र सी से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर जी पर पड़ती है। कहां पर? जी पर। तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। आपने क्या जाना है? आपने यही इसके पहले रूल देखा है कि जो वक्रता के सी से होकर प्रकाश की आने वाली किरण होती है दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तित होने के बाद क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से किरण चलती हुई ये सी से वक्रता के सी से होकर आ रही है और दर्पण पर जी पर टकरा रही है और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आ रही है। देखो ठीक ये आती हुई। और आपने यहाँ क्या देखा? प्रकाश की आने वाली किरण जो एफ फोकस एफ से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो जो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कटान बिंदु है ये, और हमने इसको ऐसे मिला दिया। यहाँ पर क्या हुआ? ये जो वस्तु ए बी थी उसी का सेम प्रतिबिंब उल्टा आभासी क्या बना? ए डैश बी डैश बनता है। तो आपने क्या देखा? जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रथम क्या होता है? वस्तु का उल्टा, वस्तु का उल्टा आभासी। देखो ये उल्टा है वस्तु से, उल्टा आभासी और सीधा फोकस बन रहा है। देखो बना नहीं बन रहा है। आपने लिखा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु कहां पर है? ये वस्तु पर है। ये भी कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखी हुई है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जा रही हैं इस तरह वापस टकरा के आ रही हैं तो कहां बन रहा है? फोकस पर। कैसा बनता है? वस्तु से उल्टा आभासी और फोकस पर बनता है। माना कोई वस्तु, वस्तु ये कोई वस्तु है जिसको हमने ए बी से दिखाया है। वस्तु ए बी जो कि अनंत पर रखी है। कहां पर? माना कोई वस्तु ए बी जो कि अनंत पर रखी हुई थी। कोई वस्तु है ये ए बी जो कि कहां रखी हुई? अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, हम जानते हैं अनंत पर रखी हुई, अनंत पर
रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं। हम आप लोग को थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं कि समांतर किसे कहते हैं। क्या समांतर किसे कहते हैं, समांतर क्या होता है, क्योंकि ये कई बार बात आती है तो समांतर क्या होता है ये अगर हम नहीं जानते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब चाहे कोई दो लाइन ऐसे हों, ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब जो दूरी यहाँ पर है और वही दूरी यहाँ पर है, तो ये क्या होती है, ये दोनों लाइन हो या किरण हो, कभी ये क्या होती हैं, आपस में काटती नहीं है। तीन ऐसी किरणों को या फिर ऐसी लाइन क्या बोलते हैं, समांतर लाइन बोलते हैं या फिर समांतर किरण कहते हैं। जैसे दो लाइन ऐसे हमने खींच दिया, एक ए बी और एक सी डी, ठीक है, इन दोनों की बीच दूरी परस्पर क्या हो, हर जगह पर बराबर हो, तो ऐसी लाइन क्या होती है, कभी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है, अर्थात एक दूसरे की इस तरह से क्रॉस नहीं करती हैं, तो क्या कहलाती है, समांतर। ठीक उसी प्रकार देखिए ये लाइन सीधे होकर के जा रही है और ये लाइन सीधे होकर जा रही है, अर्थात जो यहाँ पर इसकी दूरी है वही दूरी यहाँ पर है और वही दूरी यहाँ पर है, ये किरणें क्या कहलाती हैं, समांतर किरणें कहलाती हैं। तो आपने क्या लिखा है कि माना कोई वस्तु ए बी जो कि अनंत पर रखी हुई है, मतलब जो ए बी वस्तु है ये कहां पर रखी हुई है, अनंत पर, और जब अनंत पर वस्तु रखी होती है तो उससे जो चल करके किरण आने वाली किरणें होती हैं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो किरणें क्या हैं, समांतर हैं। आपने देखा आप लिखा कि जो मतलब अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समान होती हैं, तो ये वस्तु आने वाली किरण है ये क्या है, परस्पर समांतर है। अब आप देख रहे हैं कि एक किरण फोकस एफ से होकर के जा रही है, क्या है, फोकस एफ से होकर जा रही है, जो दर्पण को बिंदु ई पर क्या होती है, टकराती है, और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो दूसरी किरण है वक्रता केंद्र सी से होकर के जाती है और दर्पण पर जी पर टकराने के बाद पश्चात पुनः उसी मार्ग से होकर जाती है। प्रथम किरण, क्या, पहली किरण जो कि फोकस से होकर जाती है, जो कि फोकस एफ से जाती है और दर्पण पर बिंदु ई पर टकराती है। टकराने के पश्चात किरण, वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती तथा दूसरी किरण कौन सी, ये दूसरी किरण, ये दूसरी किरण वक्रता केंद्र क्या, दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, कहां से, सी से होकर जाती है,
जो कि ये जा रही है। और आप नियम के अनुसार जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली किरण है, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से हो जाती है। जो दूसरी किरण है ये वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। उसके बाद आपने देखा कि ये आने वाली किरण ये और वापस लौट के आने वाली किरण ये दोनों इसी बिंदु पर काटती हैं, B डैश बिंदु पर काटती हैं। यहीं पर वस्तु AB का अर्थात कटान बिंदु B डैश पर कटान बिंदु B डैश पर वस्तु AB का उल्टा आभासी सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनकर है। आपने देखा कि अनंत से होकर के आने वाली प्रकाश किरण यदि फोकस F से होकर के जाती है, दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष सौंद हो जाती है। ठीक इसी प्रकार वक्रता केंद्र C से होकर के आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसी मार्ग से फिर होकर जाती है और ये दोनों किरणें जहां पर आपस में काटती हैं उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती हैं उसी बिंदु पर वस्तु से छोटा, जो यहाँ पे अनंत रखी हुई वस्तु है उस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को और अपने साथ पढ़ने वालों को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना ना भूलें। थैंक यू।